नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 33 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 32 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो रीतकाल नाम दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर नागेंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार जो है शालभद्र सूरी जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सूरदास हैं, रहीमदास हैं, केशवदास हैं या फिर तुलसीदास हैं। तो केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूरज किरण की छां आंचलिक उपन्यासकार के लेखक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी हैं, शैलेश मटियानी हैं या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं या फिर उदय शंकर भट्ट हैं। तो सूरज किरण की छां आंचलिक उपन्यासकार के जो लेखक हैं वह है राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना जो है किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है शिवदान सिंह चौहान की है? वह है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राउल बेल किस तरह की रचना है? बताइए आप लोग, राउल बेल जो है किस तरह की रचना है? गद्य, पद्य, मिश्रित, चंपू काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राउल बेल जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनकी रचना विश्वमिथक सरित सागर के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर लेते हैं। जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नौका विहार किसकी रचना है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नदी के दीप किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की रचना है। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त है? तो वह है ज्योतिपुंज हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जबकि सागर के आर पार किसकी रचना है, तो यह है यशपाल जैन की। घाट घाट का पानी किसकी रचना है, तो घाट का पानी जो है अम्बरीश कुमार की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महादेवी वर्मा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में किस साहित्यकार का संस्करण शामिल नहीं है, मतलब इनमें किसका संस्करण शामिल नहीं है पथ के साथी में। मैथिली शरण गुप्त, रविंद्र नाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संस्करण शामिल है, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्करण शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, बताइए आप लोग व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, तो वह है विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया, तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है, बताइए एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है, तो यह है शंकर श्रेष्ठ की नाट्यकृति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है, डॉक्टर नागेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर मुक्तिबोध ने, या फिर रामविलास शर्मा ने, तो रामविलास शर्मा ने प्रमुख समर्थन दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, बताइए आप लोग आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिक एकांकी के जनक जो हैं रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है, बताइए आप लोग रीतकाल को अलंकृत काल जो है किसने कहा है। मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, तो रीतकाल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किसका है, बताइए आप लोग यह जो कथन है किसका है, तो यह कथन अमीर खुसरो का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है, बताइए आप लोग इनमें से कौन एक स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं है, तो वह है सुखानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है रहीम दास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है, बताइए आप लोग हलचल के पंख के लेखक कौन है, तो वह है मोहन अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, बताइए आप लोग रेखाएं बोल उठी इसके रचनाकार कौन है, तो वह है देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है, माधव प्रसाद मिश्र ने, पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, गोविंद नारायण मिश्र ने, तो केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है सरदार पूर्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का, तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार रसखान है। बसो मारो नैनन में नंदलाल, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार मीराबाई हैं। भक्तन को कहा सीकरी सोकाम, इस पंक्ति के रचनाकार कुम्हन दास हैं। प्रीत कल दीन्ही गरे छुरी, इस पंक्ति के रचनाकार सूरदास हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या फिर अजातशत्रु, जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है भिखारी दास की नहीं है? तो वह है भाषा भूषण। बाकी तीनों रचना जो है भिखारी दास की है। भाषा भूषण के रचनाकार जो है वह है जसवंत सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से किसका संबंध जो है सिद्ध साहित्य से नहीं है? वह है गोपीचंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? बताइए आप लोग निम्नलिखित यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। नानक देव की, कबीर दास की, रैदास की या फिर दादू दयाल की? तो यह काव्य पंक्ति जो है रैदास का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामठ त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधु का या फिर राम कुमार वर्मा का? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए बिरथीमी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से, चंदायन से, आखिरी कलाम से या फिर रामचरितमानस से? यह पंक्ति जो है पद्मावत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण वृत्तांत के लेखक कौन है? ठाकुर गदाधर सिंह है, गोपाल राय गहमरी हैं, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक है, राहुल संकृतायन है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा लंका यात्रा का विवरण जो है गोपाल राय गहमरी का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूत की है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है भवभूत की है? तो नैषधि चरितम के रचनाकार श्रीहर्ष हैं, किरात अर्जुनियम के रचनाकार भारवी हैं, कदाम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं, जबकि उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है उसे हमें बताना है। सहचर है समय, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रामदरस मिश्र हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, इसके लेखक कौन है? मैत्री पुष्पा हैं। जबकि घर की बात, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं गुरुदत्त हैं। जबकि टुकड़े टुकड़े दास्तान के लेखक अमृतलाल नागर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो संकलन त्रय के जो तत्व हैं वह है स्थान, काल और घटना, ये तीनों है, जबकि गीत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग जो है बिहारी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? तो कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका जो है पूरनदास का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग नाथ संप्रदाय में
हठ का क्या अर्थ है? तो हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है। यही ऑप्शन इसमें सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द्वंद्व समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बताइए आप लोग, द्वंद्व समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? प्राणचंद्र चौहान है, केशव दास है, अग्रदास है या फिर हृदय राम है? तो रामायण महानाटक के जो लेखक हैं वह है प्राणचंद्र चौहान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार हमें बताना है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है 1574 ईस्वी में किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में किया था। जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना जो है 1935 ईस्वी में किया था। अज्ञे ने तार सप्ताह का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मदमाता में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक कहानी संग्रह जो है नासिरा शर्मा की है? चल खुसरो घर अपने, इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक शिवानी हैं। स्विमिंग पूल, इसके रचनाकार जो हैं असगर वजाहत हैं। बोलने वाली औरत, इसके लेखक जो हैं ममता कालिया है। जबकि नासिरा शर्मा का जो कहानी संग्रह है वह है पत्थर गली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हर चतुर्सेन या फिर सेठ गोविंद दास या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा जो है सेठ गोविंद दास का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर की रचनाकार जो है मदन गोपाल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या होगा? तो गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन रूप जो होगा वह होगा गच्छेत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है थे? इसके रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, कौन तू फुलवा बीनन हारी। इसके रचनाकार जो है विवेकी राय ना होकर के कौन है? विद्या निवास मिश्र हैं। बाकी तीनों कथन जो हैं सही हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए आप लोग, मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? बताइए आप लोग, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी या फिर बंगाली? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाबी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो गैल भैल भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं।
कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी या फिर गुजराती? तो देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी उपभाषा का विकास जो है पैशाची अपभ्रंश से ना होकर के सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइए आप लोग का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे हमें बताना है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए, का जो है अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। बताइए आप लोग भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ड ढ ध्वनि के विषय में कौन सा कथन जो है शुद्ध है, उसे हमें बताना है। तो ये मूर्धन उपक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? मूर्धन उपक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? बताइए आप लोग देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव ने, श्याम सुंदर दास ने, काका कालेलकर ने या फिर विनोबा भावे ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काका कालेलकर ने दिया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए आप लोग जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है या फिर शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? उसे स्वनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। झांसी जलौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बताइए आप लोग झांसी जलौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर मालवी? तो झांसी जलौन हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए आप लोग देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार की है? बताइए आप लोग यह परिभाषा जो है किस आचार की है? तो यह परिभाषा जो है वामन का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत होगी। बताइए आप लोग इसका सही कहावत होगा। इसका सही कहावत है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? बताइए आप लोग करुण रस को एकमात्र रस जो है किसने माना है? तो करुण रस को एकमात्र रस जो है भवभूत ने माना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इनमें कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें जो है विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो उपयुक्त पंक्तियों में इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं।
हमको लिख्यो हैं कहाँ, हमको लिख्यो हैं कहाँ, हमको लिख्यो हैं कहाँ, कहन सवै लांगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। तो पुनरुक्ति द्वारा जो है भावोत्कर्ष का बोध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? जिस धर्म साम को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। बताइए आप लोग, जिस धर्म साम को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे जो है साधारण धर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रस दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अस्थाई भाव दिया गया है। तो बताइए आप लोग, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो होगा विस्मय होगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो वीर रस का अस्थाई भाव जो है उत्साह होगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होगा, जबकि करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? बताइए आप लोग, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष है, रस दोष है, पद दोष है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस दोष है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें जो है तदगुण अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। चिकरहि मरकट बालू छलबल करहि जेहि खल छीजहि, पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है? बताइए लोग, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इन पंक्तियों में ओज काव्य गुण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है, तालब है, मूर्धन्य है, कंठ है या फिर ओष्ठ है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन तालब है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो वह है या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। उपयुक्त पंक्ति में कितने क्रियापद हैं? बताइए अब लोग, उपयुक्त पंक्ति में कितने क्रियापद हैं? 1 हैं, 2 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं? तो उपयुक्त पंक्ति में 8 क्रियापद हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है उससे हमें बताना है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है बिरहिणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? कुछ कैसा सर्वनाम है? बताइए आप लोग, कुछ कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? बताइए आप लोग, शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20 होते हैं, 21 होते हैं, 22 होते हैं या फिर 24 होते हैं? तो इसमें जो है 21 प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द जो होगा वह होगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 से 90 तक हमें गद्य, जिसको यहाँ पद्यांश दिया है, यहाँ गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्षितिज किसे कहते हैं? बताइए आप लोग, क्षितिज किसे कहते हैं? तो क्षितिज जो है जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं।
यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता है, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिट और इंसान शब्द कैसा शब्द है? देशज शब्द है, आगत शब्द है, तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है? फिट और इंसान जो है आगत शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा जो है खुली पुस्तक से दी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आसमान हमें दिलाता है, बताइए आप लोग आसमान हमें क्या दिलाता है? तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर आसमान हमें भय से छुटकारे का आश्वासन दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए आप लोग भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए आप लोग हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प हमें चुनना है। तो बताइए आप लोग रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो घर में बोले जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? भाषा की पोर्टफोलियो हो सकता है? बताइए आप लोग भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है? तो वह है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? सरस्वती 1900 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए आप लोग सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है 1900 ईस्वी में कौन थे? वह थे चिंतामणि घोष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। दो चट्टानें रचना पर सन 1968 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दो चट्टानें पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला था? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 12 है, 10 है, 9 है या फिर 8 है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या जो है 9 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अलवारों की संख्या और सिद्धों की संख्या कितनी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? बताइए आप लोग हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? झरना है, बिसल देव रासो है, बंग महिला है या फिर पृथ्वीराज रासो है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प के आधार पर हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालावादी कवि कौन है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक कवि जो है हालावादी कवि है? मैथिली शरण गुप्त है, तुलसीदास है, हरिवंश राय बच्चन है या फिर सरहपा है? तो हालावादी जो कवि हैं वह है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।